हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मेंस टेस्ट सीरीज़ में आकार के टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम पेपर सेकंड का पार्ट ए कंप्लीट करेंगे। उसमें हम यूनिट 1 और 4 के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि हमारा वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। तो प्लीज़ गाइस यार, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ गाइस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा 3 मार्कर से। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो हमारी प्रस्तावना हमें सब बच्चों को याद होनी चाहिए। तो उसमें हमें स्वतंत्रता दी गई है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की और उपासना की है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें अनुच्छेद 48 में संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनका उल्लेख करना है। तो अनुच्छेद 48 में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन एवं जो आधुनिक विज्ञान प्रणाली है उसके आधार अनुसार करना उसका विकास। फिर 48 का ए क्या कहता है अनुच्छेद? यह पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन एवं वन्यजीव के संरक्षण का प्रयास करने को कहता है। अनुच्छेद 48 में कुछ संवैधानिक प्रयास किए गए हैं या प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन किया जाएगा और वैज्ञानिक प्रणाली से इनका विकास किया जाएगा। अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, वन एवं वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करना है। 104वां संविधान संशोधन क्या है? तो 104वां संविधान संशोधन व्याख्या करता है कि 2019 में इसे संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। यह लोकसभा विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण की जो अवधि है उसको 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। संसद में जो एंग्लो इंडियन समुदाय है इनके आरक्षण को समाप्त किया गया है। तो 3 पॉइंट कौन से बनते हैं हमारे 104वें संविधान संशोधन को? तो सबसे पहले इसको संशोधित किया गया था 2019 में। और कौन सा अनुच्छेद किया गया है? 334 में संशोधन किया गया है, 334 में इसमें संशोधन किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है जो लोकसभा और राज्यसभा है, विधानसभा है, इसमें जो SC/ST हैं उनके आरक्षण को 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। हर 10 साल में इसको बढ़ाया जाता है। और संसद में जो एंग्लो समुदाय हैं उनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बिस्मार्क के समान ही भारत में रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो क्या आया था? माउंटबेटन योजना आई। इसमें रखा गया था जो हमारी देशी रियासतें हैं कि वो चाहें तो इंडिया में मिल सकती हैं, पाकिस्तान में मिल सकती हैं, और यदि वो चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। मतलब इतने सारे देश बनाने की बात की गई थी। लेकिन फिर आए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा देखते हैं हम कौन कौन अलग रियासतें बनती हैं, और सब रियासतों से मिले और सबको मिला लिया भारत में। तो भारत में एकीकरण करने का श्रेय किनको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जैसे जो बिस्मार्क है उसने काम किए थे वैसे ही हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा काम किए गए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। 8वीं अनुसूची से संबंधित संविधान संशोधन का उल्लेख करना है। तो 8वीं अनुसूची में कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए थे? 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख करती है। इसमें मुख्यतः 3 संशोधन किए गए हैं। पहला आता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन, इससे 2003 में जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन से हैं 8वीं अनुसूची से संबंधित संशोधन? 3 संशोधन हैं। भाषा 22 भाषाओं से संबंधित है। पहले जब हमारी 8वीं अनुसूची आई थी उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन फिर उसमें 3 संशोधन किए गए और अब भाषाओं की संख्या हो गई है 22। पहला आया था संशोधन हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया था, सिंधी भाषा जोड़ी थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, इसमें 3 भाषाएं मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई थी। फिर आता है हमारा 92वां संविधान संशोधन 2003 में आया था और इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई थी। राष्ट्रपति को प्राप्त किन्हीं 2 विधायी शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको कुछ विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, उसमें 2 विधायी शक्तियों का उल्लेख करना है। तो पहले आती है यह जो संसद
सत्र है उसको आहूत और सत्र अवसान कर सकने की शक्ति है। संसद के सदस्यों में से एक साथ या फिर सम्मिलित रूप से अभिभाषण करने की शक्ति होती है। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको विधायी शक्तियों में दिया गया है पहला, जो संसद का सत्र है उसको बुला सकते हैं या फिर सत्र अवसान कर सकते हैं, आहूत कर सकते हैं, और संसद में एक साथ या फिर जो संयुक्त या सम्मिलित जो रूप होता है उसमें अभिभाषण करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति की। नेहरू जी के किन्हीं 3 पंचशील सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। जो हमारा पंचशील समझौता हुआ था उसके सिद्धांत दिए गए थे नेहरू जी के द्वारा, तो कौन कौन से हैं, तो 3 का उल्लेख करना है। तो पहले आते हैं, इन्होंने प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, मतलब हमारे प्रादेशिक अखंड रहेंगे, सर्वोच्च रहेंगे, उनकी सत्ता के लिए हमारी पारस्परिक सम्मान की भावना होगी। एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा, एक राज्य जाके दूसरे राज्य से नहीं लड़ेगा, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेहरू जी के पंचशील समझौते के 3 उल्लेख हैं। फिर आते हैं राम मनोहर लोहिया के विशेष अवसर के सिद्धांत को समझाइए। तो राम मनोहर लोहिया जी ने विशेष अवसर का सिद्धांत दिया था। इसमें कहा गया है कि विशेष अवसर का सिद्धांत कमजोर और जो पिछड़े वर्ग को हर क्षेत्र में प्राथमिकता देने पर बल देता है और आरक्षण का समर्थन करता है। तो राम मनोहर लोहिया जी का जो विशेष अवसर का सिद्धांत है वह कमजोर वर्गों को और पिछड़े वर्गों को प्रथम क्षेत्र में या प्राथमिकता देने पर, हर क्षेत्र में प्राथमिकता देने पर बल देता है और यह आरक्षण का समर्थन करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन होता है और उस मंडल में जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 54 में उल्लेख किया गया है निर्वाचन मंडल का। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के या जो राज्य विधानसभा होती हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्य विधान सभाएं होती हैं इनके सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। न्यायिक सक्रियता से क्या आशय है, तो न्यायिक सक्रियता से क्या आशय है, तो न्यायिक सक्रियता बतानी है। न्यायिक सक्रियता से आशय उस स्थिति से होता है जिसमें न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्यपालिका को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्देश देती है, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। इसमें क्या होगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है वह, या फिर न्यायपालिका हाई कोर्ट है, वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर जो कार्यपालिका है उसको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्देश देती है, उसे कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। अम्बेडकर की त्रयी दर्शन को बताना है। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके हमें त्रयी दर्शन को बताना है क्या थे। तो पहले यह त्रयी दर्शन में 3 आएंगे। तो पहले स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व है। दूसरा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और तीसरा था बुद्ध धर्म संघ। ये हमारे भीमराव अम्बेडकर के त्रयी दर्शन के अंतर्गत आते हैं। पहला है स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और तीसरा है बुद्ध धर्म संघ। फिर आता है संसद का सत्र कब और किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति अपने ऐसे समय या फिर राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर जिससे वह उससे समझे संसद के अधिवेशन को आहूत कर सकता है, परंतु किसी सत्र की अंतिम बैठक या फिर आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह के अंतराल से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो संसद का सदस्य करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। तो अनुच्छेद 85 के अनुसार वो ऐसा करते हैं, जब भी वो ऐसा समय समझें या स्थान समझें जहाँ वो उनको उचित लगे वह संसद का सदस्य आहूत कर सकते हैं। लेकिन जो पहली बैठक है किसी भी सत्र की और जो अंतिम बैठक है उसके बीच में 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। फिर आती है हमारी निवारक नज़रबंदी क्या है। तो निवारक नज़रबंदी अनुच्छेद 22 में 4 से 7 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें मूलाधिकार है, अपराध के पूर्व शक के आधार पर गिरफ्तारी से संबंधित है। उद्देश्य है अपराधियों को दंड देना नहीं बल्कि अपराध को होने से रोकना होता है। तो निवारक नज़रबंदी क्या है, अनुच्छेद 22 में कहा गया है 4 से 7 तक में। इसमें क्या होता है, अपराध से पूर्व शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, जो हमें किसी भी अपराधी को दंड नहीं देना है बल्कि अपराध होने से रोकने से संबंधित है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया है। तो जो हमारे भारत के संविधान है उसमें जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको किस सिद्धांत या किस देश के सिद्धांत से लिया गया है, तो इसको लिया गया है जापान के संविधान से। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आता है हमारा विधानसभा का विघटन कैसे होता है। तो 5 वर्ष की सामान्य अवधि समाप्त होने पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर इसका विघटन किया जाता है। विधानसभा का विघटन कैसे होता है, तो 5 वर्ष की समाप्ति पर जब उनकी अवधि समाप्त हो जाती है या राज्यपाल द्वारा
मंत्रिपरिषद के परामर्श पर इसका विघटन किया जा सकता है विधानसभा का। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लिखित समता के अधिकार से संबंधित प्रमुख अपवादों की चर्चा कीजिए। मतलब हमारा समता का अधिकार तो दिया गया है संविधान में, मौलिक अधिकार है, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद दिए गए हैं, उन पर चर्चा करनी है। तो भूमिका क्या है, अनुच्छेद 14 के तहत राज्य और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है, क्या कहा गया है, अनुच्छेद 14 में यह उपबंध किया गया है कि भारत क्षेत्र के अंदर कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी विधि के समक्ष समता के आधार में या फिर विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। लेकिन इसमें कुछ प्रमुख अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। मतलब हम सब पे परमादेश लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। यह विदेशी राजनयिकों, शासकों और संयुक्त राष्ट्र संघ है उनकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल एवं आपराधिक अधिकारिता से विमुक्त प्रदान किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा। भारत में संसद जो सांसद हैं उनको अनुच्छेद 105 और जो विधायक हैं उनको 194 को भी अनेक विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जैसे संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी बात के लिए उन्हें न्यायपालिका के लिए जवाबदेही नहीं होना पड़ेगा। और फिर अनुच्छेद 361 एक मतलब का के तहत कहा गया है कि मीडिया को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त किए गए हैं। तो विशेषाधिकार में क्या दिए गए हैं, अपवाद क्या हैं, तो पहला आता है हमारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। फिर जो राजन्यायक हैं, हमारे यहाँ के राजनायक वगैरह होते हैं, उनको और शासकों को और संयुक्त राष्ट्र संघ है उनकी एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनको भारतीय न्यायालय में सिविल या आपराधिक मामलों से मुक्त किया जाएगा। भारत में जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनको लिए भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो सांसदों को दिए गए हैं अनुच्छेद 105 में और जो विधायक हैं उनको 194 में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होना पड़ता किसी बात के लिए। और अनुच्छेद 361 का के तहत जो मीडिया है उसको भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब आते हैं शक्तियों पर। युक्ति युक्त निर्बंधन और परिसीमन एवं स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार विधि के शासन की प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं। अब आते हैं जयप्रकाश नारायण के लोकतांत्रिक समाजवाद पर टिप्पणी करनी है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो स्थापित किया गया है, बताया गया लोकतांत्रिक समाजवाद है, उस पर हमें टिप्पणी करनी है। भूमिका क्या है, तो समाजवाद जयप्रकाश नारायण की दृष्टि में एक सुनिश्चित सिद्धांत है या तकनीक है। इन्होंने राजनीतिक समाजवाद के स्थान पर लोकतांत्रिक समाजवाद पर बल दिया है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो लोकतंत्र समाजवाद है उसको कैसे स्थापित करने की बात की गई है, तो इन्होंने कहा है कि जो समाजवाद होता है वह एक सुनियोजित सिद्धांत या तकनीक है। इसमें जो क्रांतिकारी समाजवाद है उसके स्थान पर हमें लोकतांत्रिक समाजवाद पर स्थापित करना है। फिर आता है इसके प्रमुख भाग क्या हैं, तो लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषता है कि इनके द्वारा समाजवाद का लक्ष्य एवं शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है और इस दृष्टि में अच्छे साधनों से ही ऐसा करना संभव होगा। इसमें क्या है, इनमें समाजवाद का लक्ष्य क्या है, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना और अच्छी साधन से ही ऐसा संभव हो सकता है। लोकतंत्र समाजवाद में विचार अभिव्यक्ति राजनीतिक संस्थानों की स्थापना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यापार, उद्योग धंधे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सामूहिक स्वामित्व स्थापित या प्रदान किया जाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने मार्क्स की जो हिंसावादी विचारधारा है उसके स्थान पर सामाजिक क्रांति के लिए रचनात्मक कार्यों में विश्वास पर बल दिया है। किसके द्वारा दी गई है समाज में लोकतांत्रिक समाजवाद, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने जो प्रचलित क्रांतिकारी समाजवाद है उसके स्थान पर लोकतांत्रिक समाजवाद पर बल दिया है। इनका समाजवाद क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद, तो इनमें कहा है कि जो समाजवाद का लक्ष्य है वह शोषण विहीन समाज की स्थापना करना है और इस दृष्टि में अच्छे साधनों से ही ऐसा संभव हो सकता है। लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार अभिव्यक्ति राजनीतिक संस्थानों की स्थापना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उद्योग धंधे, व्यापार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सामूहिक स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है, प्रदान किया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण ने जो मार्क्स की हिंसावादी विचारधारा है उसके स्थान पर सामाजिक क्रांति के लिए रचनात्मक कार्यों पर बल दिया है। नेक्स्ट आता है हमारे समाजवादी विचारधारा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करना है। जो हमारा समाजवादी विचारधारा है उससे संबंधित कुछ नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में उल्लिखित किए गए हैं, उनका वर्णन करना है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक हमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
समाजवादी विचारधारा के संबंध में कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और अभिवृद्धि करना। अनुच्छेद 39 कहता है कि पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को जीवन के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 का ए कहता है कि समान अवसर के लिए समान के आधार पर न्याय देना एवं निःशुल्क कानून सहायता देना। समान अवसर के आधार पर न्याय प्रदान करना और निःशुल्क कानूनी सहायता देना। अनुच्छेद 46 कहता है लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कहता है प्रस्तुति सहायता। अनुच्छेद 43 कहता है कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 का कहता है उद्योगों को प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 47 कहता है लोक स्वास्थ्य के संबंध को या सुधार को प्राथमिक कर्तव्य बनाना। राज्यों को ऐसे आदर्शों को साधनों की कोशिश करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय हो। समाजवादी विचारधारा से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। अनुच्छेद 38 कहता है कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा और उसकी अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 39 कहता है कि पुरुष स्थिति में सभी नागरिकों को आजीविका प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 39 का ए कहता है समान अवसर के लिए आधार पर न्याय देना एवं निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 41 लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 प्रस्तुति सहायता। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 का उद्योगों को प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना। राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश करनी चाहिए जो कि सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय हों। अब आता है हमारे महात्मा गांधी के 11 कर्तव्य या जो व्रत थे उनको बताना है। भूमिका क्या है? तो महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पोषक हैं। इन्होंने सत्याग्रह को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में माना है। इन्हीं के अंतर्गत महात्मा गांधी के 11 व्रतों का उल्लेख किया गया है। तो महात्मा गांधी के 11 व्रत क्या हैं? तो जो महात्मा गांधी हैं वह सत्य अहिंसा के पोषक रहे हैं। इन्होंने हमेशा सत्याग्रह को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखा है। इन्होंने ही 11 व्रतों का उल्लेख किया है। तो उनके 11 व्रत क्या हैं? तो पहले आता है हमारा सत्य ही परमेश्वर है। सत्य क्या है? परमेश्वर है। सत्य के साक्षात्कार का मार्ग ही अहिंसा है। यदि हमें सत्य से साक्षात्कार हो जाता है तो वो मार्ग क्या है? अहिंसा है। आस्ते मानव जीवन का मुख्य अंग होना चाहिए। आस्ते मानव जीवन का मुख्य अंग होना चाहिए। अपरिग्रह अर्थात अधिक संग्रह की स्थिति से बचना चाहिए, इसलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का मॉडल दिया था। अपरिग्रह अर्थात अधिक संग्रह की स्थिति से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य और अपनी इंद्रियों पर संयम स्थापित करना चाहिए। आश्वद अर्थात भोजन का उद्देश्य केवल शारीरिक पोषण होता है। अभय अर्थात सत्य परागणता होनी चाहिए। अभय मतलब हमेशा अभय रहो, किसी डरो मत और हमेशा सत्य के लिए चलो। सत्य परागण होनी चाहिए। आस्पर्धा का निवारण होना चाहिए। शारीरिक श्रम पर बल दिया है। आस्पर्धा का निवारण और शारीरिक श्रम। सर्वधर्म समभाव की भावना दी है। सर्वधर्म समभाव और स्वदेशी होना चाहिए। स्वदेशी। गांधी जी के अनुसार साधन और साध्य को पवित्र करता है। जैसे साधन होगा वैसे ही लक्ष्य प्राप्त होगा। तो महात्मा जी क्या कहते हैं? गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि जो साधन है वो ही साध्य को पवित्र करता है। मतलब यदि जैसे ही आपके जो माध्यम होगा वो ही आपके लक्ष्य को, ये गोल को पवित्र करता है, वैसे ही होगा। अब आते हैं हमारे मूल कर्तव्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनकी महत्व प्रकाश डालिए। मूल कर्तव्य क्या हैं और उनका महत्व क्या है? पहला, भारतीय संविधान के भाग 4 के काके में अनुच्छेद 51 के ए में 11 मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। तो मूल कर्तव्य क्या है? तो भाग 4 के का में और अनुच्छेद 51 के का में जोड़े गए हैं हमारे मूल कर्तव्य। मुख्य मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्य होते हैं जो व्यक्ति अपनी उन्नति व विकास के लिए समाज और देश के प्रति करने चाहिए। तो मूल कर्तव्य क्या है? तो कोई भी व्यक्ति जब उन्नत हो जाता है, विकास हो जाता है, उसके लिए समाज और देश के लिए जो कर्तव्य करता है उन्हें मूल कर्तव्य कहा जाता है। फिर आता है हमारा महत्व क्या है? तो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता का भाव जागृत करें। नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं। यह राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा, बलिदान की भावना पैदा करते हैं। यह राष्ट्र प्रेम, सेवा, त्याग एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं। नागरिकों को अपने देश, समाज और लोगों के प्रति कर्तव्य के बारे में जानकारी देते हैं। लोगों को या जो नागरिक हैं उनको देश, समाज और लोगों के प्रति कर्तव्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपसी समन्वय, सद्भाव
का विकास करते हैं, साथ ही राष्ट्र विरोधी विचारधारा से अलगाव रखते हैं। ये क्या करते हैं? आपसी समन्वय, सद्भाव का विकास करते हैं और साथ ही राष्ट्र विरोधी विचारधारा से अलगाव रखते हैं। मूल कर्तव्य के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित हो जाता है। जो मूल कर्तव्य हैं उनका संवैधानिक प्रावधान के कारण ही क्या हुआ है, जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य हैं उनमें संतुलन स्थापित होता है। अब आता है भारत में अधीनस्थ न्यायालय के ढांचे पर प्रकाश डालिए। तो भारत के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका ढांचा बताना है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग किसमें? 6 में है। अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख मिलता है। अधीनस्थ न्यायालय में जिला स्तर पर और उसके नीचे के न्यायालय होते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? जिला स्तर के न्यायालय होते हैं और उसके नीचे के न्यायालय होते हैं। इसमें जिला न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता है। जिला न्यायालय में दीवानी और आपराधिक मामले की सुनवाई होती है और जिला न्यायालय के अंतर्गत आते हैं हमारे दीवानी और आपराधिक मामले। तो देखो, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसमें सबसे ऊपर होता है हमारा कौन सा? जिला न्यायालय, और उसके नीचे के न्यायालय आते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे बड़ा है जिला न्यायालय और इसके अंतर्गत 2 मामले आते हैं, आपराधिक और एक आते हैं दीवानी संबंधी। जो जिला और या सत्र न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीशों का न्यायालय, इसमें होते हैं दीवानी पक्ष और आपराधिक पक्ष। दीवानी में क्या होता है? इसमें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय होता है। तो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय है दीवानी न्यायालय। इसमें प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीशों का न्यायालय होता है। इसमें मुंसिफ, कनिष्ठ सिविल न्यायालयों का न्यायाधीन भी न्यायाधीश होता है या न्यायालय होता है ये। फिर आपराधिक पक्ष में क्या होते हैं? यह प्रमुख न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय है। जो प्रमुख न्यायिक दंडाधिकारी होता है उसका न्यायालय होता है आपराधिक पक्ष वाला न्यायालय। प्रथम श्रेणी के जो दंडाधिकारी का न्यायालय है और द्वितीय श्रेणी के जो दंडाधिकारी होते हैं उनका न्यायालय है आपराधिक पक्ष। दीवानी पक्ष में आते हैं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय और मुंसिफ एवं कनिष्ठ सिविल न्यायाधीशों का न्यायालय। आपराधिक में आते हैं मुख्य न्यायिक अपराध दंडाधिकारी का न्यायालय, प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी का न्यायालय और द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी का न्यायालय। 3 होती हैं इसके अंतर्गत भी है। राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय करता है। कौन होता है पर्यवेक्षक? उच्च न्यायालय होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान की चर्चा करनी है। जो हमारे संविधान निर्माण में वल्लभ भाई पटेल ने क्या योगदान दिया है वो बताना है। इनकी भूमिका: सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान राष्ट्रवादी नेता हैं। उनका राजनीतिक चिंतन उदारवाद और गांधीवाद यथार्थवाद से प्रभावित था। इनका जो राष्ट्रवादी नेता रहे हैं, इनका जो विचार रहा है, राजनीतिक चिंतन रहा है, वह उदारवाद, गांधीवाद और यथार्थवाद से संबंधित था, प्रभावित था। महत्वपूर्ण क्या है इसमें इनका योगदान रहा है हमारा? संविधान की 3 प्रमुख उप समितियाँ जैसे कि मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति और प्रांतीय संविधान उप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान में जो 3 प्रमुख उप समितियाँ थीं, पहले आते हमारे मौलिक अधिकार की उप समिति, दूसरी अल्पसंख्यक की उप समिति और तीसरी थी प्रांतीय संविधान की उप समिति। इन तीनों के अध्यक्ष रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के समर्थन किया है। अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या किया है इन्होंने? आरक्षण का संरक्षण या समर्थन किया है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में भी राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में राज्य का शासन अपने हाथ में लेना वल्लभ भाई पटेल के ही विचारों से ही समाहित था। जब प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्या कहा था कि जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा जब आपातकाल लगाया जाता है उस परिस्थिति में जो राज्य का पूरा शासन है वह राष्ट्रपति के हाथ में ले लिया जाता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। निष्कर्ष क्या है? व्यापक दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, समन्वय, संतुलन एवं व्यवहारिकता इनके विचारों की मुख्य विशेषता है। इनका व्यापारिक दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, समन्वय एवं संतुलन, व्यवहारिकता इनके विचारों की मुख्य विशेषता रही है। अब आती है प्रस्तावना में उल्लेख जो समाजवाद है उस शब्द की विवेचना करनी है। तो प्रस्तावना में जो समाजवाद का आशय है वह अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार के नियंत्रण से संबंधित है। उत्पादन पर सरकार के नियंत्रण से संबंधित है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकृत किया गया है। समाजवाद का आशय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार नियंत्रण से है और भारत में जो लोकतंत्र है वह समाजवाद को स्वीकार करता है। भारतीय समाजवाद के तत्व निम्न हैं। पहले आता है सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसमें सामाजिक क्षेत्र को वरीयता प्रदान की गई है। तो जितना भी सामाजिक क्षेत्र है वो निजी क्षेत्र है
उसमें सह अस्तित्व है और जो सामाजिक क्षेत्र है उसको वरीयता दी गई है। आय और जीवन स्तर की समानता को कम करना है, जो असमानता है वो कम करना है। जीवन और आय के स्तर है उसकी असमानता को कम करना समाजवाद भारतीय समाजवाद का प्रमुख तत्व है। संपत्ति का केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना है, संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना है। मजदूरों और जो वंचित वर्ग हैं उनकी कल्याण करना है, वंचित मजदूर वर्गों का कल्याण करना है। पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वर्तमान नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को ही दर्शाता है। पूर्ववर्ती योजना आयोग और जो वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है वह लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए ही कार्य करता है। फिर आता हमारा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में स्पष्ट अंतर लिखने हैं। तो मंत्रिमंडल क्या है और मंत्रिपरिषद क्या है, इसके अंतर बताने हैं। भूमिका, तो संसदीय प्रणाली के अनुसार मंत्रिपरिषद की उत्पत्ति संसद के अंदर से होती है, जबकि जो मंत्री परिषद है वह देश की प्रमुख कार्यकारी बॉडी है। वहीं जो हमारा मंत्रिमंडल होता है वह मंत्रिपरिषद के कुछ प्रमुख मंत्रियों से मिलकर बना होता है। देखो हमें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल देखने हैं, है ना। तो हमारा मंत्रिपरिषद क्या है, तो जो संसद है उसके अंदर जो बनी है परिषद उसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है और ये प्रमुख कार्यकारी परिषद या बॉडी है। फिर आता है हमारा मंत्रिमंडल क्या है, तो यह मंत्रिपरिषद के जो कुछ सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल उनसे मिलकर बना होता है। मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों के मंत्रियों से मिलकर बना होता है मंत्रिमंडल। अब आते हैं इनकी प्रमुख भूमिका क्या है, तो जो हमारा मंत्रिपरिषद है इसकी प्रवृत्ति मूलतः संवैधानिक है। तो क्योंकि जो हमारी जबकि जो मंत्रिमंडल है उसका प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो मंत्रिपरिषद है उसका वर्णन संविधान में है, तो मतलब संवैधानिक संस्था हो गई है या संगठन है। और जो हमारे मंत्री मंडल है इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन इसका 44वें संविधान संशोधन था उसमें इसकी बात कही गई है। फिर आती है मंत्रिपरिषद का आकार व्यापक है। भाई संविधान में है तो बड़ी चीज़ तो होगी, तो व्यापक है, लेकिन जो हमारा मंत्रिमंडल है वह तुलनात्मक रूप से छोटा सा है, क्योंकि संशोधन में बात की गई है। देखो संविधान में बात की गई है किसकी, परिषद की, इसलिए इसका आकार बड़ा है मंत्रिपरिषद का। और जो हमारा मंत्रिमंडल है इसमें 44वें संविधान संशोधन था उसमें उसकी बात कही गई है और इसका छोटा है आकार। फिर आता है मंत्रिमंडल का जो प्रत्येक सदस्य होता है वह मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। तो मंत्रिमंडल बनती किससे है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों से बनती है, इसलिए जो मंत्रिमंडल में सदस्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं। जबकि जो हमारा मंत्रिमंडल है उसमें केवल सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री ही शामिल होते हैं। जो हमारा मंत्रिमंडल है इसमें सिर्फ प्रमुख मंत्री ही शामिल किए जाते हैं, जो प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं वो। अब आता है अर्थात मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का आकार छोटा है जहां शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से छोटा होता है जहां पर शीघ्रता से न्याय या निर्णय लिए जाते हैं। अब आते हैं हमारे राम मनोहर लोहिया के जो सप्त क्रांति थी उसके सिद्धांत पर प्रकाश डालना है। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त समाजवाद दल 1966 में 7 प्रस्तावों को स्वीकार करता है, जिसमें सप्त क्रांति का सिद्धांत कहा जाता है। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में एक संयुक्त समाजवादी दल बनाया गया था 1966 में। इसमें 7 प्रस्ताव रखे गए थे जिनकी स्वीकृति कराने के लिए रखा था, और इसी सिद्धांत को कहा जाता है सप्तक्रांति सिद्धांत। सप्तक्रांति सिद्धांत क्या थे, तो पहला आता है हमारे स्त्री पुरुष में समानता की स्वीकृति है, रंग भेद पर आधारित असमानताओं की समाप्ति की गई है, जन्म जाति संबंधी असमानता की समाप्ति, विदेशियों द्वारा दमन की समाप्ति एवं विश्व सरकार का निर्माण करना, व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित आर्थिक असमानताओं का विरोध एवं उत्पादन की योजनाबद्ध वृद्धि करना, व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध करना, और युद्ध शास्त्रों का विरोध, जो युद्ध में शस्त्र होते हैं उनका विरोध करना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सिद्धांत की स्वीकृति करना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पुरुष महिलाओं की जो समानता की स्वीकृति दी गई है, रंग भेद के पर आधारित असमानता है उसको समाप्त करना है, जाति जन्म से संबंधी असमानता को समाप्त करना है, विदेशियों द्वारा जो दमन की जा रही है, समाप्ति की जा रही है, उसको समाप्त कर दो, और एक विश्व सरकार की बात कही गई थी निर्माण की, और व्यक्तिगत संपत्ति है उस पर अधिकार, आर्थिक असमानताओं का विरोध करना और उत्पादन का योजनाबद्ध वृद्धि करना है। व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध किया है, और जो युद्ध में शस्त्र हैं उनका विरोध किया है, और सविनय अवज्ञा सिद्धांतों पर इन्होंने बल दिया है। राम मनोहर लोहिया का विचार था कि इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करके सफल समाजवाद की नींव रखी जा सकती है। अब आते हैं हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है।
दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना। अंत्योदय का आर्थिक विचार है, ये क्या है, एक आर्थिक विचार है अंत्योदय। इसमें समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की अपेक्षा की जाती है इसमें समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका कल्याण हो। इसका मुख्य भाग क्या होता है, तो यह आर्थिक कल्याण की स्थापना पर बल देता है। अंतिम व्यक्ति को ही कार्य करने का अधिकार है, अंतिम व्यक्ति को भी कार्य करने का अधिकार दिया गया है। राज्य को अर्थ के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जो हमारा राज्य है वह अर्थ के क्षेत्र में प्रवेश ना करे। पूंजीवादी व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को नियंत्रण एवं समाजवाद में राज्य साधनों का स्वामी होता है। तो पूंजीवादी जो व्यवस्था है वह अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को नियंत्रित करती है, समाजवाद में राज्य साधनों का स्वामी है। दोनों लोगों के राजनीतिक अधिकारों में प्रतिकूल है और केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के बीच में समन्वय स्थापित करना है। देखो अंत्योदय योजना है क्या, तो पहला आर्थिक विचार है और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके कल्याण की इसमें बात की गई है। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया है। अंतिम व्यक्ति को भी कार्य करने का अधिकार हो, समान अधिकार हो। राज्य को अर्थ के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना है। पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको प्रत्यक्ष रूप से राज्य को नियंत्रण करना, और समाजवादी और राज्य के जो संसाधन का स्वामी होना चाहिए, किसको, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को। दोनों व्यक्तियों के लोकतांत्रिक अधिकार के प्रतिकूल हो, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच में समन्वय स्थापित हो। उपाध्याय जी की जो अंत्योदय अवधारणा है वह एकात्म मानववाद की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, एकात्म मानववाद की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है उपाध्याय जी की अंत्योदय अवधारणा। फिर आते हैं हमारे नेहरू जी के जो धार्मिक विचार हैं उनकी संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। नेहरू जी के जो धार्मिक विचार थे उन पर टिप्पणी करनी है। नेहरू जी की जो उच्चतर शक्ति के अस्तित्व में आस्था थी, किंतु ऐसी शक्ति को जानने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, अतः वे ना तो धार्मिक थे और ना ही नास्तिक और ना ही धर्म के विरोधी थे। तो नेहरू जी की जो उच्चतर शक्ति थी उसके अस्तित्व में आस्था तो थी, लेकिन वह ऐसी शक्ति को जानने से में कोई रुचि नहीं रखते थे, इसलिए उनको ना धार्मिक कहा जा सकता है, ना नास्तिक और ना ही धर्म विरोधी। इनके मुख्य भाग क्या रहते हैं, धर्म निजी आस्था का विषय है, दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। तो आपका धर्म जो भी है आपकी अपना विषय है, निजी आस्था है, आप अपने पास रखिए और दृष्टिकोण रखो वैज्ञानिक। धर्म के नाम पर जो प्रचलित अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, कट्टरता है, उससे दुखी थे भैया। धर्म के नाम पर ना अंधविश्वास करो, ना मतलब रूढ़िवादिता कट्टरता के से बहुत दुखी रहते थे हमेशा। सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में आस्था तो थी, लेकिन शक्ति को जानने में रुचि नहीं थी भैया। हाँ भगवान होते होंगे मानते हैं, लेकिन हमें उनमें जानने में कोई रुचि नहीं है, ऐसी उनकी विचारधारा होगी। धर्म राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप में गठबंधन को देश के लिए घातक बताना है कि यदि धर्म के आधार पर राजनीति में या राजनीति की सांप्रदायिकता के रूप में गठबंधन किया जाएगा देश का, तो वो घातक है। देवीय राज्य की विपरीत इन्होंने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया है। इन्होंने कहा था भैया भगवान राम राज्य या देवी राज्य बनाने की जगह हम क्या बनाएंगे, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया है इन्होंने। ये भारत राष्ट्र की बहुधर्मिता के विचार से प्रभावित थे। तो जो भारत है उसके राष्ट्र की जो बहुधार्मिकता का विचार है उससे प्रभावित थे। अतः नेहरू जी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिक समस्त संप्रदायों को समरूप से प्राप्त करने के पक्षधर थे। तो नेहरू जी क्या थे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त करके संप्रदायों को समान रूप से प्राप्त करने के पक्षधर रहे हैं। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों पर प्रकाश डालिए। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार क्या है और शक्तियाँ क्या हैं, उस पर प्रकाश डालना है। न्याय एवं न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। जो उच्चतम न्यायालय है उसका स्थान भी सर्वोच्च है। तो न्यायपालिका न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसमें सर्वोच्च स्थान पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट होता है। इसका क्षेत्रीय अधिकार और शक्तियाँ क्या हैं, तो मूल और आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 में इसका उल्लेख किया गया है। इन मामलों में किसी विवाद की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। तो मतलब कुछ ऐसे मूल और आरंभिक अधिकारिता होती है जिसमें शुरुआत ही कहाँ पर होगी, हमारे सुप्रीम कोर्ट में होगी। जैसे दो राज्यों के बीच में लड़ाई होगी तो कौन सा हाई कोर्ट लड़ेगा, कोई नहीं, जाके कहाँ जाएगा केस, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। या फिर एक राज्य है और 4-5 राज्य एक साथ लड़ रहे हैं, तब भी ये मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो ऐसे मामले जो कि जहाँ पर शुरुआत ही कहाँ पर होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है, उसे कहा जाता है क्षेत्राधिकार, मतलब मूल या फिर आरंभिक क्षेत्राधिकार। फिर आता है अपीलीय एक अधिकार या अपीलीय अधिकार। इसमें सर्वोच्च न्यायालय
सिविल और आपराधिक सभी तरह के मामले में अपील का अंतिम न्यायालय होता है। मतलब ये सिविल मामला है, आपराधिक मामला है, हाई कोर्ट से हार गए, नीचे वाले जितने भी न्यायालय थे उनसे हार गए, तो हम कहाँ जाएंगे, अपील करेंगे। अपील ये न्यायालय हो गया ना, तो अपील की अधिरक्ता भी रखता है, तो आप जाके अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। रिट अधिकारिता, इसमें जो नागरिकों के मूल अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी की जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कर दिया था, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा के लिए ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में भी रिट जारी की जा सकती है, की जाती है। फिर आता है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति होती है। इसके अनुसार कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने की न्यायपालिका निरस्त कर सकती है। तो क्या है ये, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है। देखो जैसे कि अभी जो संसद चल रही है, मोदी चाहे कोई संशोधन कर दें संविधान में, कर सकती है संसद, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि वह उस संशोधन को प्रावधानों के यदि प्रतिकूल होती है किसी भी तरीके से, वो यदि संविधान के जो मूल उद्देश्य है, मूल ढांचा है, उसको प्रभावित करती है, तो उस प्रतिकूल मानती है, तो उसको निरस्त कर सकती है। इसका अधिकार सिर्फ किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसके अनुसार क्या है, देखो कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश है, संविधान का प्रावधान है, उसके प्रतिकूल होती है तो उसको निरस्त कर सकती है। अब आता है हमारे अभिलेख न्यायालय की शक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके सभी निर्णय, आदेश तथा निर्देश स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखी जाती है। तो उसके जितने भी आदेश हैं, उद्देश्य हैं, वो निर्देश होते हैं, वो कहाँ रखे जाते हैं, निर्णय एक स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं, अभिलेख न्यायालय। इसके अलावा राष्ट्रपति विधि तथ्य से संबंधित प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर सकता है, जो कि सलाहकारी होगी। न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से कोई वंचित वर्ग का संकट दूर किया है। तो इसके अलावा जो हमारी राष्ट्रपति विधि है, तथ्य से संबंधित प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर सकता है और जो कि सलाहकारी होती है। न्यायालय में यदि जनहित याचिका के माध्यम से कोई वंचित वर्ग का संकट दूर किया जा सकता है, ये किया है। अब आते हैं हमारे मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के परस्पर संबंधों को न्यायिक विवेचना के आधार पर स्पष्ट करना है। तो ये हमारे 11 मार्कर है ना, इसलिए थोड़े बड़े बड़े हैं। तो इसके ऑप्शन में कौन सा आएगा, तो मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके परस्पर संबंधों को न्यायिक विवेचना के आधार पर स्पष्ट करना है। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए आधारभूत अधिकार होते हैं, जो कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विचारधारा को लागू करते हुए स्थापित करते हैं। तो जो हमारा मूल अधिकार है वो क्या है, जो व्यक्ति के लिए आधारभूत अधिकार हो गए मूल अधिकार, जो कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विचारधारा को लागू करते हुए स्थापित करते हैं। अब आते हैं हमारे मुख्य भाग में, मूल अधिकारों को न्यायोचित एवं नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित निर्देशक तत्वों को लागू करने की नैतिक बाध्यता में न्यायपालिका एवं संसद के मध्य टकराव उत्पन्न किया है। तो जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनकी न्यायोचित होती हैं एवं जो निर्देशक तत्व होते हैं वह गैर न्यायोचित होते हैं। निर्देशक हैं जो मूल नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको लागू करने के लिए जो न्यायिक बाध्यता ने न्यायपालिका और संसद के मध्य टकराव उत्पन्न किया है। 1951 में चंपकम देसाई राजन वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश तत्वों पर मूल अधिकारों को वरीयता दी थी। तो 1951 में एक वाद आया जो कि था चंपकम देसाई राजन का केस। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है इन्होंने कहा कि जो निर्देशक तत्व हैं उन पर मूल अधिकारों की वरीयता दी गई है, मूल अधिकार पहले माने जाएंगे। सरकार ने इसे समायोजित न्याय में बाध्य माना है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे समायोजित हमें वो करनी है, समायोजित आर्थिक न्याय है, उसमें ये बाध्य माने जाते हैं सरकार के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया, जो कि मूल अधिकारों पर निषेध तत्वों को वरीयता प्रदान करता है। तो जो संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन, इसमें अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए थे, जो कि क्या करते हैं, जो मूल अधिकार हैं उनको निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करते हैं, मूल अधिकारों पर निर्देशक तत्वों की वरीयता प्रदान करते हैं। फिर पुनः गोलकनाथ मामले में न्यायालय ने कहा कि जो विदेशक तत्व हैं उनको लागू करते समय मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। किसके मामले में कहा गया है, गोलकनाथ मामले में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमारे विदेशी तत्व हैं
या विदेशक तत्व हैं उनको लागू करने में हमारे मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। 25वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 में सी जोड़कर संसद ने अनुच्छेद 39B और 39C के सिद्धांतों को लागू करके कानूनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर पुनर्अवलोकन से बाहर कर दिया। तो फिर से संशोधन हुए। कौन सा? 25वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें 31C जोड़ा गया और इसमें संसद ने क्या किया? 2 संशोधन और अलग से संशोधित कर दिए। कौन कौन से? 39 का B और 39 का C। इस सिद्धांत को लागू करके कानून को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर पुनर्अवलोकन से बाहर कर दिया। पुनः केशवानंद मामले में न्यायालय ने मूल ढांचे की अवधारणा दी और न्यायिक पुनर्अवलोकन को मूल ढांचा बता दिया। जो हमारे इनने क्या किया था? जो मूल अधिकार है उस पर पुनर्अवलोकन नहीं हो सकता है ना, संसद ने हटा दिया। लेकिन फिर केशवानंद भारती मामला आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो न्यायिक पुनर्अवलोकन है वह मूल ढांचा है, तुम हटा ही नहीं सकते। इस आधार पर सभी जो कानून हैं वह न्यायिक पुनर्अवलोकन के दायरे में आ गए। सारे कानून न्यायिक पुनर्अवलोकन के दायरे में आ गए। सरकार ने पुनः 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31C को और अधिक व्यापक बनाते हुए सभी निर्देशक तत्वों को इसमें शामिल कर दिया और मूल अधिकारों पर निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान कर दी। सरकार ने पुनः 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31C को जोड़ा और अधिक व्यापक बना दिया और निर्देशक तत्व थे उसमें शामिल कर दिया और जो मूल अधिकार थे उन पर न्यायिक निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान कर दी 42वें संविधान संशोधन से। फिर न्यायालय ने फिर से मिनर्वा मिल बता मामला आया जिसमें 42वें संविधान संशोधन था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया एकदम। भैया मूल निर्देशकों तत्वों को मूल अधिकारों पर कैसे वरीयता दे सकते हो, बताओ तो हमें। नहीं बता पाई संसद, तो उनने क्या किया? भैया तो ये असंवैधानिक है। तो इस तहत जो मूल अधिकार थे एवं निर्देशक तत्व थे इनके मध्य में संतुलन संविधान का मूल ढांचा माना गया और दोनों को ही एक दूसरे का पूरक बताया गया। ना तुम्हारे निर्देशक तत्व महान है ना ही मूल अधिकार महान है, बल्कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही लक्ष्य एवं व्यक्तिगत का विकास करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोनों ही क्या करते हैं? व्यक्ति का कल्याण करते हैं और समाज का कल्याण करते हैं, इसलिए दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा क्या है? इसके विकास किस प्रकार से हुआ? मूल ढांचे के महत्वपूर्ण उदाहरण बताइए। तो हमारा जो मूल ढांचा है वो क्या है? उसकी अवधारणा एवं विकास पर प्रकाश डालना है। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य संविधान का में ऐसा परिवर्तन से है जिसके कारण संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। जो मूल आधारभूत ढांचा है वो क्या है? तो वह एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें संविधान का जो मूल स्वरूप है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसे मूल ढांचा कहा जाता है। इसके मुख्य भाग क्या हैं? तो भारत का संवैधानिक विकास में पहले आता है हमारा शंकरी प्रसाद मामला जो कि 1951 में आया था। संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है, ये कहा था। तो सबसे पहले हमारा जो मूल ढांचे के सिद्धांत में सबसे पहली चरण था वो क्या था? हमारा शंकरी प्रसाद मामला था, 1951 में आया था। इसमें कहा गया जो हमारा अनुच्छेद 368 है जिसमें हम संशोधन कर सकते हैं, इसमें संशोधन की शक्ति के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है, मतलब उसमें भी कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर आए गोलकनाथ मामला 1961 में। इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है। देखो शंकरी प्रसाद मामला में कहा कि हाँ भैया जो मूल अधिकार है मौलिक अधिकार इनमें संशोधन हो सकता है। फिर गोलकनाथ आए, कैसे हो सकता है? 1961 में लेकर आया उन्होंने, फिर मामला आया उन्होंने बोल दिया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया हाँ मौलिक अधिकारों में ना कटौती की जा सकती है और ना ही इनमें वापस लिया जा सकता है। फिर 44वें संविधान संशोधन हुआ 1971 में। इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह मौलिक अधिकारों को सीमित करने और उन्हें मौलिक अधिकारों को वापस लेने की शक्ति दी गई। मतलब संशोधन करके हमने संशोधन में ही मतलब संविधान में ही कुछ प्रावधान कर दिया कि जो हमारा संसद है वह मौलिक अधिकारों को वापस ले सकता है, संशोधन भी कर सकता है। फिर इनने तो कर दिया संशोधन। फिर आया हमारे केशवानंद भारती मामला आया और 1972
3 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधान किया। इसमें जो 24वां संविधान संशोधन किया गया था उसको वैधता को बहाल रखा गया, किंतु संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे को संशोधित करने का निर्णय दिया गया। देखो 24वां संविधान संशोधन था ना, इसमें कहा गया था कि संसद है संशोधन कर सकती है हमारे मूल अधिकारों में और वापस ले सकती है। तो केशवानंद भारती मामला है तो उसमें कहा गया कि हाँ संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, उसको वापस ले सकती है, लेकिन कहाँ तक एक सीमा तय कर दी गई जो कि कहाँ तक मूल ढांचा संशोधित ना हो तो वहाँ तक कर सकती है। फिर आया हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें संसद की जो विधायी शक्तियाँ थीं उनकी कोई सीमा नहीं थी और संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि संसद की जो विधायी शक्तियाँ हैं उनकी कोई सीमा नहीं है और संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन्होंने बोल दिया कि भैया कोई भी शक्ति कर ले, कुछ भी कर ले, हम कोई भी हमारी संशोधन करने की शक्ति नहीं, सीमा नहीं है, हम कहीं पे भी संशोधन कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं और न्यायालय में इसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। 42वें संविधान संशोधन में कर दिया गया। लेकिन फिर आया मिनर्वा मिल्स मामला। इनमें कहा गया कि अच्छा हम दिखाते कैसे करते हो तुम। 1980 में आया, किसी भी विधि या संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, मतलब हम तय कर सकते हैं कि भैया वो सही है या नहीं। यदि वो थोड़ा सा उसने क्या किया, उल्लंघन किया संविधान का, तो हम उसको क्या कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो किसी भी विधि या संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और जो न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूल ढांचा माना जाएगा और बता दिया गया, और मूल ढांचे में कोई परिवर्तित कर ही नहीं सकता। निष्कर्ष क्या हुआ, इस तरह से संविधान के जो मूल ढांचे की अवधारणा का विकास हुआ जो कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था का अंग बन चुकी है, किंतु संविधान में इसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब आता है राज्य और केंद्र की मध्य शक्तियों का विभाजन निश्चित ही केंद्र की ओर झुका हुआ है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था मूलतः संघात्मक है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट विभाजित किया गया है, किंतु परिस्थितियां केंद्र को सशक्त बनाती हैं। तो क्या करते हैं, केंद्र को ज़्यादा सशक्त बनाती हैं। इसमें कुछ भाग हैं जैसे कि केंद्र और राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, भारत में संघीय व्यवस्था और किंतु कई एकात्मक तत्व मौजूद हैं। देखो पहले आता है, देखो भारतीय का जो संविधान है वो कैसा है, संघात्मक बताता है हमारे भारत को। इसमें सब केंद्र और राज्य को क्या दी गई हैं, समान शक्तियाँ दी गई हैं, समान बंटवारा है, और लेकिन परिस्थिति के अनुसार जो केंद्र है उसको थोड़ा सा ज़्यादा शक्तिशाली या सशक्त बनाया गया है। इसमें जो हमारा केंद्र और राज्य के में जो विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियाँ हैं उसका संवैधानिक विभाजन है, और भारत में जो संसदीय व्यवस्था है इसका कोई भी एकात्मक तत्व मौजूद है। अब आता है केसी वेयर भारतीय संविधान को असंघीय बताते हैं। जो हमारे केसी वेयर थे, इन्होंने कहा कि नहीं भैया भारत का संविधान कैसा है, अर्धसंघीय है, कहीं कहीं तो संघीय, कहीं कहीं अर्धसंघीय है। केशवंथानम ने भी वित्तीय मामलों में केंद्र के प्रभुत्व को स्वीकारा है। तो जो केशवंथानम था, इन्होंने कहा कि भैया पैसे के मामले में ना केंद्र ज़्यादा सशक्त है, तो केंद्र का प्रभुत्व स्वीकारा है किसके द्वारा, केशवंथानम के द्वारा। फिर आते हैं वही आइवर जेनिंग महोदय भारत को मजबूत केंद्र वाला संघ मानते हैं। तो वहीं आइवर जेनिंग के द्वारा कहा गया है कि जो हमारा भारत है वो मजबूत केंद्र वाला संघ है। निरपेक्ष रूप से अध्ययन करने का यह प्रतीत होता है कि वास्तव में कई मामलों में केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया है, विधायी मामलों में जहां पर केंद्र को अधिक विषय उपलब्ध हैं, साथ ही जो विशेष परिस्थितियां हैं उसमें भी केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। तो यदि हम अच्छे से इसका अध्ययन करते हैं, संविधान का निरपेक्ष रूप से अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो केंद्र है वह कई विषयों में राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसे कि विधायी मामलों में देखें ज़्यादा शक्तियाँ, विधायी में भी ज़्यादा विषय इसको दिए गए हैं, और कुछ विशेष परिस्थितियों में जो केंद्र है वह राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। प्रशासनिक मामलों में केंद्र और राज्यों को निर्देश दे सकता है, प्रशासनिक मामलों में भी केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। वित्तीय मामलों में कर लगाने की शक्ति, विवेकाधीन अनुदान की शक्ति और उधार लेने की शक्ति भी केंद्र के पक्ष में है। तो यदि वित्तीय मामले में कभी भी ऐसा होता है, कर लगाना है तो लगा सकते हैं, विवेकाधीन अनुदान दे सकता है, उधार लेने की शक्ति भी केंद्र के पक्ष में ही है। अब आता है उपरोक्त तत्वों के बावजूद बॉम्बई मामला 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान की मूल विशेषता है और राज्य केंद्र के एजेंट नहीं बल्कि वे क्षेत्र में सर्वोच्च हैं।
तो किसमें कहा गया था? बॉम्बई मामले में कहा गया था 1994 में, जो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि जो संघीय व्यवस्था है वह भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, जिसमें राज्य केंद्रों के एजेंट नहीं है बल्कि राज्य क्षेत्रों में सर्वोच्च है। अब आते हैं हमारी संसद के उच्च सदन की संरचना का उल्लेख करना है और इसके कार्य एवं शक्ति का विस्तार से वर्णन करना है। जो संसद है उसमें हमें सर्वोच्च सदन की संरचना का उल्लेख करना है, कार्य और शक्तियों का विस्तार का वर्णन करना है। भूमिका क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें 2 सदन राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। तो हमारे भारत में कैसी है संसदीय शासन व्यवस्था चलती है? केंद्र में 2 सदन है, कौन कौन सा? एक उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन कौन सा है? हमारा लोकसभा, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है और क्या करता है? हमारा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के अनुच्छेद जो 80 है इसमें राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। अब आती है हमारी राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना का प्रावधान है। राज्यसभा की संरचना कैसी है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, किंतु वर्तमान में सिर्फ 245 है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज क्षेत्र से संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो सबसे पहले आती है हमारी संरचना में राज्यसभा। राज्यसभा का वर्णन हमने अनुच्छेद 80 में देख लिया। इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। इसमें 12 सदस्य और मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किस क्षेत्र में होते हैं? वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के क्षेत्र में होते हैं, जो कि विशेष ज्ञान रखते हैं, और उनको 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब आते हैं राज्यसभा की शक्ति एवं कार्य बताना। तो राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं? तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची से संबंधित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो अनुच्छेद 249 है, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर हम राज्य सूची में सम्मिलित कोई भी विषय पर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 312 में के तहत जो राज्यसभा है वह उपस्थित मतदाता करने वालों के 2/3 सदस्यों के समर्थन में कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। मतलब हमारी जो सिविल सेवाएं हैं उनको भी शामिल कर सकती है। कौन से? राज्यसभा कर सकती है अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से। अनुच्छेद 312 में ये कहा गया है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, सीमित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस संदर्भ में जो राज्यसभा है उसको सिर्फ 14 दिन के भीतर विचार करने की अपनी राय लोकसभा को भेजनी पड़ती है। मतलब वित्तीय शक्ति में या जो हमारा धन विधेयक होता है उसमें राज्यसभा को थोड़ी सी सीमित शक्तियाँ दी गई हैं, लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, क्योंकि सिर्फ राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय प्रस्तुत करनी होती है लोकसभा को। फिर आती है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में भी राज्यसभा को शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियों के बराबर दी गई हैं। संविधान संशोधन करने की शक्तियों में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियों के बराबर हैं। अब आता है निष्कर्ष। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है उसके महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में उच्च सदन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें जो क्या होता है कई शक्तियों में, जैसे कि मैं राष्ट्रपति को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीश को हटाना है, असंवैधानिक पदाधिकारियों को हटाना, मतलब जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको यदि हटाना है तो भी संसद के उच्च सदन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब आते हैं हमारे राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है और वर्तमान समय में राज्यपाल के पद से संबंधित जो उत्पन्न हो रहे विवाद हैं उन पर ही प्रकाश डालना है। तो वर्तमान में क्यों विवाद में है हमारा राज्यपाल, इसका भी हमें क्या करना है? इस पर प्रकाश डालना है। पहले आते हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है और यह केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल कौन है? तो हमारे भारतीय संविधान के 153 अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि भारत के हर राज्य क्षेत्र में राज्यपाल का प्रावधान है, जो कि केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य भाग क्या है? तो राज्यपाल की मुख्य भूमिका के संबंध में विवाद क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। फिर पक्षपाती विचारधारा के कारण, कठपुतली शासक के कारण इसको कहा जाता है। विवाद रहे हैं वर्तमान में राज्यपाल से संबंधित, है ना। तो जो केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करता है, प्रायः केंद्र में सत्ताधारी दल के निर्देश पर राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। मतलब यदि केंद्र का ही व्यक्ति होता है राज्यपाल, तो सत्ताधारी जो दल है उसके निर्देश पर ही राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग करता है, और ये वर्तमान में देखा गया है। पक्षपाती विचारधारा है, कई बार जो विशेष राजनीतिक विचारधारा वाले राजनेता होते हैं या पूर्व के नौकरशाह होते हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो पक्षपाती विचारधारा भी है, क्योंकि जो विशेष राजनीतिक हैं विचारधारा है, उनके व्यक्तियों को या फिर कोई जो नौकरशाह होता है उनको केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। कठपुतली शासक है, केंद्रीय सत्ताधारी दल के प्रति यह राज्यपाल का समर्थनवादी नीति होती है। इसे केंद्र के एक एजेंट, कठपुतली या फिर रबर स्ट्रिप की संज्ञा दी जाती है। तो ये सत्ताधारी दल के प्रति राज्यपाल की समर्थनवादी नीतियाँ होती हैं। यह केंद्र के एजेंट, कठपुतली या फिर रबर स्टेप की संज्ञा दी जाती है। फिर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रायः किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया जाता है। तो जो विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल को ही प्राप्त हैं, तो वो क्या करता है, कई बार जो इन शक्तियां होती हैं राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग के रूप में कार्य करता है। सरकार की जो कार्यपालिका की सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियाँ व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते हुए विवेकपूर्ण और निष्पक्ष और कुशलता से कार्य करें। समाज के कार्यपालिका को सुचारू संचालन करने के लिए राज्यपाल को अपने विवेकाधीन शक्तियों का, व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग का विवेकपूर्ण एवं निष्पक्ष कुशलता से कार्य करना चाहिए। अब आते हैं हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है उसको समझाते हुए आर्थिक चिंतन पर प्रकाश डालिए। दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा जो एकात्म मानववाद है उसको समझाइए। एकात्म मानववाद दर्शन शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का एक साथ एक एकीकृत कार्यक्रम की वकालत करता है। यह मानना है कि भारतीय संस्कृति में मनुष्य पर उसकी पूर्णतः में विचार किया गया है। मानव की प्रगति का अर्थ है शक्ति, मन, बुद्धि एवं आत्मा की प्रगति। यह एकात्म मानववाद में कहा गया। तो एकात्म मानववाद में क्या है, दर्शन, शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा का एक साथ एकीकृत कार्यक्रम की वकालत है। इसमें माना जाता है कि जो भारतीय संस्कृति है इसमें मनुष्य पर पूर्णतः विचार किया गया है और उसकी प्रगति का अर्थ निकाला गया है कि जो शरीर है, मन है, बुद्धि, आत्मा की प्रगति हो। फिर आता है आर्थिक चिंतन। जो मानव एकात्म मानववाद है उसका आर्थिक चिंतन क्या है। एकात्म मानववाद के अनुसार आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि, आत्मा को शुद्ध करने और उसके विकास करना होता है। तो एकात्म मानववाद के अनुसार जो आर्थिक नीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करते हुए उस पर विश्वास करना है। अर्थव्यवस्था का निर्धारण, क्रियान्वयन एवं सफलता का मूल्यांकन करके विकास से ही विकास किया जाना चाहिए और ना कि आर्थिक विकास से। तो अर्थव्यवस्था का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए, क्रियान्वयन और सफलता का मूल्यांकन उसके विकास से किया जाना चाहिए, ना कि आर्थिक विकास से। समाज का विकास हो रहा है तो भी समझो कि यहाँ विकास हो रहा है, पैसे की हो रहा है ज़्यादा आ रहा है तो इससे विकास नहीं माना जाएगा। आर्थिक विकास यदि समाज में अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना रहा है तो आर्थिक विषमता पैदा हो जाएगी, उससे आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। तो आर्थिक विकास यदि समाज में सिर्फ अमीरों को अमीर बना रहा है और गरीबों को गरीब बना रहा है तो ये क्या है, आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि ये विषमता को पैदा कर रहा है, आर्थिक विषमता को। इसे आर्थिक विकास नहीं माना जाना चाहिए। आर्थिक विकास का अर्थ केवल भौतिकता से नहीं अपितु मन, बुद्धि और आत्मा का विकास से होता है। जो हमारा आर्थिक विकास है वो सब कैसे है, घरों से, सड़कों से, शहरों के विकास से, भौतिक विकास से नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के विकास से निर्धारित होता है। निष्कर्ष, अतः राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी नीति बनाए जो कि मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करे और उसे संपूर्ण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है या प्रशस्त करे। तो राज्य का क्या कर्तव्य है कि वह ऐसी नीति बनाए जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे और जो संपूर्ण विकास का मार्ग भी प्रशस्त करे। अब आते हैं हमारे अंबेडकर जी के सामाजिक और राजनीतिक विचारों पर विस्तृत टिप्पणी करनी है। तो अंबेडकर जी की जो हमें सामाजिक और राजनीतिक दर्शन बताना है बस।
अंबेडकर जी के व्यक्तित्व एवं विचारों और दर्शनों के निर्माण में अनेक तत्वों एवं घटनाओं का योगदान रहा है। तो जो हमारे अंबेडकर जी हैं उनके व्यक्तित्व पर, विचार पर, दर्शन के निर्माण में अनेक तत्वों का योगदान रहा है। तो पहले आते हैं सामाजिक दर्शन में क्या है, तो यह वर्ण व्यवस्था गतिशीलता को रोकती है और सृजनात्मकता को रोकती है, इसलिए इन्होंने इसकी आलोचना की है। तो जो वर्ण व्यवस्था को तो वो हमेशा आलोचना ही करते थे, तो वर्ण व्यवस्था को कहा है इन्हें कि ये गतिशीलता को रोक देती है और जो संरचनात्मक कार्य है उनको भी रोकती है। फिर आते हैं जाति व्यवस्था का भी उन्मूलन किया है, दलितों के सामाजिक आर्थिक उद्धार के पक्षधर रहे हैं। इन्होंने जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया है, गरीबों और सामाजिक आर्थिक उद्धार के पक्षधर रहे हैं। स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर, संपत्ति के अधिकार प्राप्त होने चाहिए, अर्थात नारी सशक्तिकरण का समर्थक रहे हैं। स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर, संपत्ति के अधिकार प्राप्त होने चाहिए, अर्थात नारी सशक्तिकरण पर उन्होंने बल दिया है। नई समाज वर्ण व्यवस्था वर्ण, जाति, अस्पृश्यता से भिन्न मानववादी मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें इन्होंने त्रि आदर्श कहा है, जैसे कि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और बुद्ध धम्म संघ शामिल थे। तो जो नई समाज व्यवस्था है उसको वर्ण, जाति, अस्पृश्यता से भिन्न मानववादी मूल्यों पर आधारित होने चाहिए, इसलिए इन्होंने त्रि आदर्श सिद्धांत दिए हैं, जिसमें आता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, बुद्ध धम्म संघ शामिल हैं। फिर आते हैं हमारे राजनीतिक विचार। न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था में राज्य की सकारात्मक भूमिका है, इसलिए उदारवादी लोकतंत्र के पक्षधर हैं ये। तो न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था में राज्य की सकारात्मक भूमिका है, इसलिए उदारवादी लोकतंत्र के पक्षधर रहे हैं। भागीदारी अर्थात संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक रहे हैं। तो जो हमारे भागीदारी आधारित जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके हमेशा समर्थक रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक रहे हैं। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना के समर्थक हैं। भाषाई आधार पर क्या करना है, राज्यों का समर्थन करना है, स्थापना करने पर बल दिया गया है इन्होंने। अम्बेडकर महोदय जी के राजनीतिक एवं जो सामाजिक विचार के पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा का प्रभाव दिखाई देता है, किंतु वे सभी पाश्चात्य विचारों के अंधानुकरण के पक्षधर रहे हैं। तो यदि हम अम्बेडकर जी के राजनीतिक या फिर जो सामाजिक विचारधारा है उसको देखें तो इसमें पाश्चात्य जो आधुनिक शिक्षा है उसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन इन्होंने पाश्चात्य विचारों के अंधानुकरण के पक्ष में कभी नहीं थे। अब आते हैं हमारा 11 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें इसका हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। 5th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के आदर्श राज्य और अहिंसक राज्य की विस्तार से चर्चा करनी है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आदर्श राज्य का विचार दिया गया है और हमेशा अहिंसक राज्य का विचार दिया गया है उसका वर्णन करना है। महात्मा गांधी जी अपने युग की यथार्थ राज्य व्यवस्था का मूल्यांकन करके उनकी कमियों को उजागर किया है और भारत के संदर्भ में अहिंसक राज्य व्यवस्था की चित्र खींचा है। इन्होंने 2 आदर्श राज्यों का वर्णन किया है, जिसमें से एक राम राज्य तो दूसरा अहिंसात्मक राज्य का नाम दिया गया है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो उनके युग में कमियां थी उनका मूल्यांकन किया, उनको उजागर किया और भारत को कहा कि एक अहिंसक राज्य व्यवस्था बननी चाहिए। इसमें इनकी आदर्श राज्यों में 2 विचारधाराएं दी गई थी। पहली थी एक राम राज्य की और दूसरी थी अहिंसात्मक समाज की। इनकी मुख्य भाग क्या है, तो महात्मा गांधी के आदर्श राज्य या अहिंसात्मक राज्य को निम्न बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है। पहला, अहिंसात्मक समाज होना चाहिए, शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप होना चाहिए, विकेंद्रीकृत सत्ता होनी चाहिए, निजी संपत्ति का अस्तित्व होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत और धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। तो जो हमारे गांधी जी का आदर्श राज्य है या फिर अहिंसात्मक राज्य है, अहिंसात्मक राज्य, उसके बिंदु क्या हो सकते हैं। पहले तो होना चाहिए अहिंसात्मक समाज होना चाहिए। इसके अनुसार जो अहिंसात्मक समाज है इसमें सत्ता का प्रयोग जनता को आतंकी एवं उत्पीड़ित करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सेवा करने के लिए किया जाएगा। तो अहिंसात्मक समाज के लिए क्या कहा है इन्हें, जो इसके अनुसार जो अहिंसात्मक समाज है इसमें जो सत्ता का प्रयोग है वह क्या करेगी, जनता को उत्पीड़ित या फिर आतंकित नहीं करना है बल्कि जनता की सेवा करने के लिए बनाई जाएगी। फिर आता है शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप क्या दिया है। महात्मा गांधी के जो आदर्श राज्य है, आदर्श समाज है, इसमें शासन का पूर्णतः लोकतांत्रिक होगा, जिसमें जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भाग लेगी। तो जनता क्या करेगी, सक्रिय रूप से सरकार के या शासन के संचालन में भाग लेगी। फिर आता है विकेंद्रीकृत सत्ता। महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग से
जो स्वतंत्र एवं स्वावलंबी ग्राम सभा है उसकी स्थापना करना चाहते थे। इसका आधार ग्राम पंचायतें होंगी। तो विकेंद्रीकृत सत्ता में क्या है, महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत में जो प्राचीन ढंग से स्वतंत्र एवं स्वावलंबी ग्राम है समाज है उसकी स्थापना करना चाहते थे और उसका आधार क्या था, ग्राम पंचायतें थीं। निजी संपत्ति का अस्तित्व है। इस आदर्श राज्य में निजी संपत्ति होंगी, किंतु संपत्ति के स्वामी इसका प्रयोग समाज कल्याण के लिए करेंगे। तो निजी संपत्ति का अस्तित्व बताया गया है। तो आदर्श राज्य में जितनी भी राज्य में निजी संपत्तियां होंगी, किंतु उसके संपत्ति के स्वामी इसका प्रयोग क्या करेंगे, समाज कल्याण के लिए इसका प्रयोग करेंगे। फिर आती है अस्पृश्यता का अंत। इसमें आदर्श समाजवाद में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। आदर्श समाज के में अस्पृश्यता का कोई भी स्थान नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कही है इनने। राज्य के समक्ष सभी धर्म समान होंगे। सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी धर्म समान होंगे, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गांधी जी का जो पूर्ण आदर्श समाजवादी व्यवस्था है, इसके अंतर्गत राज्य की कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। इसमें सभी व्यक्ति सामाजिक जीवन का स्वतः अपनी इच्छा से नियमन करेंगे। मनुष्यों का इसका विकास हो जाएगा। उसके अपने कर्तव्य नियमों की स्वेच्छा पूर्वक पालन करेंगे। महात्मा गांधी जी ने जो पूर्ण आदर्श राज्य है उसमें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसमें सभी व्यक्ति सामाजिक जीवन को स्वतः अपनी इच्छा से नियमन करेंगे। इसका मनुष्य का विकास हो जाएगा। कर्तव्य एवं नियमों का स्वेच्छा पूर्वक पालन करते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने कौटिल्य के राज्य संबंधी सप्तांग सिद्धांत की विवेचना करनी है। जो कौटिल्य है इनके द्वारा सप्तांग सिद्धांत की विवेचना की गई है वो बतानी है। इनकी भूमिका क्या है, अर्थशास्त्र के अनुसार कौटिल्य राजतंत्र का पोषक थे, अतः भारत पर एक सशक्त एवं संपन्न राज्य का शासन स्थापित करना चाहते थे। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो कौटिल्य हैं वह राजतंत्र के पोषक रहे हैं और ये क्या चाहते थे, सशक्त एवं संपन्न राज्य का शासन स्थापित करना चाहते थे। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो सात सिद्धांत होंगे। तो सप्तांग 7 अंग हैं। कितने हैं, 7 अंग हैं। पहले आता है राजा, दूसरा आता है अमात्य, तीसरा आता है जनपद, चौथा है दुर्ग, 5वां है कोश, 6वां है दंड, 7वां है मित्र। सप्तांग में 7 अंग हैं। तो सबसे लास्ट में आता है मित्र और पहला आता है राजा। राजा क्या होगा, तो कौटिल्य के अनुसार राजा 7 अंगों में सर्वोपरि, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उसे स्वामी कहा गया है। तो सप्तांग सिद्धांत में राजा सबसे महत्वपूर्ण है, राज्य का सर्वोपरि है, सर्वाधिक शक्तियाँ इसके पास हैं और सभी का स्वामी है। फिर आते हैं अमात्य। अमात्य क्या है, अमात्य से तात्पर्य मंत्री या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे संबंधित होता है। यह राज्य कार्य के अमात्य के सहयोग से ही चलाया जाता है। तो अमात्य क्या होते हैं, इनकी तुलना अमात्य की तुलना आँख से की गई है और अमात्य मंत्री या फिर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और जो राज्य के जितने भी कार्य होते हैं वह अमात्यों के सहयोग से ही चलाए जाते हैं। फिर आता है हमारा जनपद। जनपद की तुलना की गई है जंघा से। यह जनपद का अर्थ जनतायुक्त भूमि होती है, जिसमें कौटिल्य के अनुसार जनता निष्ठावान, स्वाभिमानी और संपन्न होनी चाहिए। तो जो हमारे कौटिल्य हैं इन्होंने कहा था कि जो जनपद है वह एक किसी राज्य की जंघा के स्वरूप है और जनपद में आते हैं जनता युक्त भूमि। और जनता कैसी होनी चाहिए, निष्ठावान होनी चाहिए अपने स्वामी के लिए, स्वाभिमानी होनी चाहिए और संपन्न होनी चाहिए। फिर आता है दुर्ग। राज्य को अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग बनानी चाहिए और दुर्ग क्या है, बांह की से तुलना की गई है। तो दुर्ग किसी भी राज्य की बांह होती हैं और किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए उसके पास दुर्ग हो, अच्छा दुर्ग हो जिसमें कोष और सेना को सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर आता है कोष। तो 5वां हमारा कोष है और कोष की तुलना की गई है राज्य के मुख से। कोष का संबंध राज्य की वित्तीय व्यवस्था से होता है। तो कोष क्या है, मुख से तुलना की गई है और कोष का संबंध राजा की वित्तीय व्यवस्था से है। नेक्स्ट आता है दंड। दंड का संबंध है मस्तिष्क से और दंड का अर्थ होता है सेना से, जो राज्य की सुरक्षा का प्रतीक होती है। दंड मतलब मस्तिष्क से तुलना की गई है राज्य की और इसके अंतर्गत आती है सेना, जो क्या करती है, राज्य की सुरक्षा का प्रतीक होती है। नेक्स्ट आता है मित्र। मित्र की तुलना की गई है काम से। कौटिल्य के अनुसार राज्य की प्रगति के लिए और जो
आपत्तियां होती हैं उनके समय सहायक मित्र होना चाहिए। तो किसी भी राज्य के लिए मित्र कैसे होते हैं, कान की तरह होती हैं। तो किसी भी राज्य के लिए प्रगति करने के लिए और आपत्ति में सहायता के लिए मित्र होना आवश्यक है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार आधुनिक भारत या आधुनिक राज्य के तत्व जैसे कि स्वामी में संप्रभुता, अमात्य में सरकार, जनपद में जनता और भूभाग में सम्मिलित किया गया है। तो कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं अभी वर्तमान में चलते हैं। जैसे कि हम स्वामी में देखते हैं संप्रभुता को, अमात्य में देखते हैं सरकार को, जनपद में देखते हैं जनता को और भू में देखते हैं भाग को, सभी को सम्मिलित किया गया। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।